नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, मोस्ट वेलकम। देखिए, हम कर रहे हैं आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत कक्षा 12 के लिए, और चैप्टर वाइज 50-50 प्रश्न हम हर चैप्टर के कवर कर रहे हैं। और फिलहाल इस क्लास में हम अध्याय 4 यानी चौथे चैप्टर के 50 प्रश्न हल करेंगे, और बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार किए हुए। टॉपिक का नाम है स्वतंत्र भारत, भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन। बच्चों, विश्वास मानिए, अगर कोई प्रश्न आपके इस टॉपिक से बनेगा वो हमारी इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। मैं बता दूं कि टोटल इस टॉपिक से आपके 9 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। और प्रश्न कैसे बनेंगे उसके लिए मैंने पहले से ही एक पेपर अवेलेबल करा दिया है, अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पुराना पेपर देख लेना। तो चलिए, इस अध्याय में हम किस किस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न करने वाले हैं। तो इसमें देखो, भूमि सुधार, उसके बाद कृषि का पुनर्संगठन, फिर भूदान आंदोलन, भू सुधारों की प्रगति का मूल्यांकन, गरीबी उन्मूलन, गरीबी रेखा और निर्धनता को दूर करने के सरकारी उपाय। मतलब यह है कि अगर आपने आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हो ना, तब भी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आप बस इस क्लास को कंप्लीटली देख लीजिए, स्किप मत करना क्लास को बिल्कुल भी। तो आपका पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट की इस क्लास में चौथे टॉपिक का कंप्लीट हो जाएगा। तो हम टॉपिक वाइज करेंगे 50 प्रश्न। पहला, सबसे पहले हम करने वाले हैं भूमि सुधार। तो भूमि सुधार से रिलेटेड प्रश्न करते हैं शुरू, और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। स्वतंत्रता के समय भारत की कृषि व्यवस्था कैसी थी? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है और बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आंसर आपको लिखना है। उस समय हमारी कृषि व्यवस्था थी सामंतवादी और शोषणकारी। याद रखना, ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है, भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूमि सुधार, अब जब देखो, सामंतवादी व्यवस्था थी, शोषणकारी व्यवस्था थी, गरीबों का शोषण होता था, किसानों का शोषण होता था, तो फिर ये एक भूमि सुधार व्यवस्था जो है वो लागू की थी, भूमि सुधार कानून पारित किया गया। तो इसका उद्देश्य था बिचौलियों जैसे जमींदारों का अंत करना और जमीन जोतने वालों को मालिकाना हक देना। ये था भूमि सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। यानी जो बिचौलिए थे, जो जमींदार थे, उनको समाप्त करना, और साथ ही साथ जो किसान खेती कर रहे थे जिस जमीन पर, उसको उस जमीन का मालिक मान देना। अगला क्वेश्चन है, बिचौलियों का अंत, जमींदार एबोलिशन किस सुधार का हिस्सा था? तो ये जमींदारों का अंत जो था वो भूमि सुधार का ही एक हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान के किस अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों को रखा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था, ये याद रखना। तो इसलिए, ताकि उन्हें न्यायालय में चुनौती न दी जा सके, तो इसे 9वीं अनुसूची में डाला गया था। 9वीं अनुसूची में जो विषय डाल दिया जाता है उस पर उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि पहला संविधान संशोधन 1951 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? हमारे संविधान में आज तक बहुत सारे संशोधन हुए हैं, लेकिन सबसे पहला जो संशोधन हुआ था वो भूमि सुधार से संबंधित था। देख लो, भूमि सुधार जो कानून था वो कितना प्रभावशाली था, कितना महत्वपूर्ण था कि उसके लिए हमारे संविधान का पहला संशोधन करना पड़ा, और ये पहला संशोधन 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चकबंदी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का क्या अर्थ है? देखो, जो पेपर बना है ना, हमने जो पेपर बनाया उसमें भी एक प्रश्न आया, चकबंदी किसे कहते हैं? आपकी परीक्षा में भी आने वाला है, चकबंदी से क्या क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं? तो इसका तात्पर्य है किसान के बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना, चकबंदी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हदबंदी कानून का क्या उद्देश्य था? तो हदबंदी का अर्थ था किसी व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, यानी उससे ज़्यादा भूमि कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता है। हदबंदी यानी हद, एक हद तय कर ली कि इस हद से ज़्यादा भूमि किसी के पास नहीं होगी। मतलब इसीलिए कि ये बनाया गया था कि भाई कुछ लोगों के पास अत्यधिक भूमि थी और कुछ के पास बिल्कुल भी भूमि नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, हदबंदी से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का क्या किया गया? तो हदबंदी से प्राप्त जो जिनके पास ज़्यादा भूमि थी उसकी वो भूमि सरकार ने ली, और उस भूमि को फिर जो भूमिहीन किसान थे और गरीब थे उनमें बांट दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, काश्तकारी सुधार का उद्देश्य क्या था? टेनेसी रिफॉर्म्स, काश्तकारी सुधार का उद्देश्य था बटाईदारों को सुरक्षा प्रदान करना और लगान का नियमन करना। यानी जो किसान थे, जो खेती करने वाले लोग थे, उनको सुरक्षा प्रदान करना था इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न है
कि भूमि सुधार भारत के किन राज्यों में सबसे अधिक सफल रहे, तो पश्चिम बंगाल और केरल में ये सबसे ज़्यादा सफल रहे थे। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन बरगा किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखना पश्चिम बंगाल, जो बटाईदारों के पंजीकरण से संबंधित था ऑपरेशन बरगा। अब हम फिर से हमारा हेडिंग चेंज करते हैं और नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है भूदान और ग्रामदान आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से निश्चित रूप से आपका प्रश्न बनेगा। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, इसको तो आप रट लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 18 अप्रैल 1951 को, देश आज़ाद होने के तुरंत बाद 1951 में, और उसके बाद फिर देश में भूमि सुधार संबंधी कानून लाया गया, साथ ही साथ संविधान में पहला संशोधन किया गया। तो यही वो समय था जब भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 18 अप्रैल 1951 को। इसके प्रणेता थे विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन की शुरुआत किस गांव से हुई थी। भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब शुरुआत जिस स्थान से होती है ना वो याद करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको याद कर लेना है पोचमपल्ली तेलंगाना से इसकी शुरुआत हुई थी। पहला भूदान किसने किया था, तो रामचंद्र रेड्डी ने। ये नाम भी याद रखिए, सबसे पहले को तो पहले याद करना है। अगला क्वेश्चन है विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन किस विचारधारा से प्रेरित होकर के चलाया था, तो इन्होंने गांधीवादी विचारधारा, गांधी जी की सर्वोदय विचारधारा से प्रभावित होकर के विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि भाई ग्रामदान का क्या अर्थ है। भूदान का तो समझ लिया कि जिसके पास अत्यधिक भूमि थी, ज़्यादा भूमि थी, वो भूमि को दान कर देते थे और दान की हुई भूमि फिर गरीबों में बांट दी जाती थी। अब ग्रामदान से क्या तात्पर्य था, तो ग्रामदान से तात्पर्य था कि जब पूरे गांव की भूमि को सामूहिक स्वामित्व में दे दिया जाए, पूरे गांव मिलकर के भाई उसके हम सामूहिक रूप से इस भूमि के मालिक होंगे। अगला क्वेश्चन है कि पहला ग्रामदान गांव कौन सा था, तो वो था मेरठ, उत्तर प्रदेश का पहला गांव था। और अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वह रक्तहीन क्रांति, बिना खून खराबे के भूमि का स्वेच्छा से दान करना, तो वो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भूदान आंदोलन। आंसर आपको ये लिखना है। अब हम चलेंगे फिर से, नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी गरीबी उन्मूलन और गरीबी की रेखा। निश्चित रूप से इस टॉपिक से एक एक प्रश्न बनने वाला है, अच्छी तरह से आप लोग याद करेंगे। तो प्रश्न है कि भारत में गरीबी को परिभाषित करने का मुख्य आधार क्या है, तो हमारे यहाँ पे कैलोरी उपभोग और मासिक व्यय के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी निर्धारित है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है। इससे कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को जो है भाई गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने कैलोरी निर्धारित हैं, तो शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित हैं। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने 1971 के जो हमारे आम चुनाव थे उसमें जो है वो ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो इनका संबंध गरीबी के आकलन, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था, आंसर लिखना है। वो गरीबी रेखा के निर्धारण के तरीकों की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई थी जिसके अध्यक्ष रंगराजन थे, तो इसलिए इसे रंगराजन समिति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गरीबी के आंकड़ों का आकलन कौन सी संस्था करती थी, अब जिसे नीति आयोग कहते हैं। तो पहले जो है ना NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो है ये आंकड़ों का आकलन जो है वो संस्था करती थी। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी का क्या अर्थ है, तो समाज के औसत आय वर्ग की तुलना में लोगों की आर्थिक स्थिति को सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। तो फिर दूसरा प्रश्न है कि निरपेक्ष गरीबी का क्या अर्थ है, तो जब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान को पूरा करने में असमर्थ हो तो वो निरपेक्ष गरीबी कहलाती है। अब थोड़ा सा अंतर समझिए, निरपेक्ष गरीबी का मतलब तो यह है कि मनुष्य अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जब नहीं कर पाता है तो वो निरपेक्ष गरीबी कहलाती है। सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य यह है कि समाज का कोई वर्ग अत्यधिक आय प्राप्त करता है जबकि दूसरा वर्ग उसकी तुलना में कम आय प्राप्त करता है, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो सापेक्ष गरीबी के तहत आता है।
नेक्स्ट अगला हम हेडिंग डालेंगे वो है हमारी निर्धनता दूर करने के सरकारी उपाय और योजनाएं। एक काम करते हैं, अभी हमने देखो 28 प्रश्न कर लिए हैं, तो हम आधा भाग पार कर चुके हैं, आधा भाग अभी हमारा शेष बचा है। आधे भाग को पार करने से पहले अब थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस क्लास को, आपको इस वीडियो को हाइप करना है। एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ पे हाइप कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वीडियो और ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाएगा, और आप थोड़ा सा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस क्लास को पढ़ सके। कल एग्जाम है उनका, थोड़ा सा उनकी भी हेल्प हो जाएगी। आने वाली जो आपकी विभिन्न जो परीक्षा हैं उस परीक्षाओं में भी ये क्लास उन तक पहुँच पाएगी। तो शायद, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कोर्स नहीं हो पाता, ये किताब तो बिल्कुल नहीं करवाई जाती है, तो उन्हें हेल्प मिलेगी, उनकी आशीष, उनकी दुआएं आपको मिलेगी। उन तक ये जरूर क्लास पहुंचा दीजिए, आपका खर्चा बिल्कुल भी आने वाला नहीं है, इससे थोड़ी सी उनकी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा क्लास को लाइक करना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी प्रकार की क्लास हम आपके लिए लाते रहते हैं और हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक हम आपको कवर करवाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट होने तक हम आपको इसी प्रकार प्रिपरेशन करवाएंगे। और अगर आप इसकी नेक्स्ट क्लास चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो करके कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप PDF के लिए मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आप मॉडल पेपर चाहते हैं या फिर इसका प्रीवियस ईयर का पेपर चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर करके मुझे कमेंट डाल दीजिए। जैसा कमेंट आप डालेंगे वैसा मैं आपको जो है वो अगली क्लास अवेलेबल करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।